हे वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। और मैं आलोक वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं बेहद नज़दीक, डे बाय डे एकदम नज़दीक आते चली जा रही हैं। और तो अब नया साल भी आने वाला है और नया साल में तो बहुत कुछ नया नया होने वाले हैं और आपकी परीक्षाएँ भी तो इसी नए साल में है भाई। तो अच्छे से मजबूती से मेहनत करिए। ये साल गुजर गया, बहुत कुछ देकर गया, बहुत कुछ लेकर गया और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी। तो हमें नेक्स्ट ईयर बस यही सोचना है कि हमने गलतियां कहाँ की हैं, उन गलतियों से आगे निकलना है, हमें दोबारा गलती नहीं करनी है। दोस्तों आप हारते नहीं हो, आप हारकर सीखते हो, ठीक है ना। व्यक्ति जीवन में या तो जीतता है या तो सीखता है। तो आप अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करिएगा, ठीक है दोस्तों। मजबूती से मेहनत करिए, आगे बढ़िए, वन स्टेप आप आगे रहेंगे। डे बाय डे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहिए। तो दोस्तों आज इसी मोटिवेशन के साथ मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और आज की क्लास है वॉइस की। और वॉइस में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा हमने इंपरेटिव सेंटेंसेज ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वॉइस से, और आज की क्लास हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। बच्चों को इसमें थोड़ा दुविधा होती है चेंज करने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कंफ्यूजन सा होता है। कई बार बच्चे नरेशन पढ़े होते हैं ना भाई, तो नरेशन वाले रूल इसी वैसीए में घुसा देते हैं, ठीक है। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एकदम कंसंट्रेशन के साथ माइंड का फोकस आपको अच्छे से इसी पर होना चाहिए आज, ठीक है, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो आज की क्लास है यहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और आज हम वॉइस में सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और लेकर चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव की दुनिया में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, और वॉइस में क्या पढ़ने वाले हैं? पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं भैया, इनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का परिचय हो जाए भैया, इनके बारे में बता दिया जाए। ये फलाने हैं कौन, इनका काम क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, ये आपके बीच में आए क्यों हैं, ठीक है। तो इनको आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आमतौर पे हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, उन्हीं को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। हम जिस भी जगह पे क्वेश्चन करते हैं भैया, वही आपके क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगर एक हंसिया की तरह क्वेश्चन में दिख जाए, देखो ये खोपड़ी बनी हुई है, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में लगने वाला क्वेश्चन मार्क है ये। जब ये लगा मिले आपको तो तुरंत जान जाइए कि ये वाक्य कैसा चाहिए, हिंदी वाला वाक्य चाहिए, अंग्रेजी वाला। इन दोनों में ही ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है। जब भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य कैसे होते हैं? वो प्रश्नवाचक होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न का भाव प्रकट होता है या प्रश्न पूछा जाता है, वही वाक्य आपके कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और रही बात इनको और विस्तार से जानने की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसमें हम जवाब यस या नो में देते हैं। आमतौर पर जैसे पूछा जाए डू यू नो मी, तो आप इसका आंसर या तो यस या फिर नो में दोगे। यदि आप मुझे जानते हो तो बोलोगे हाँ, नहीं तो नहीं। क्या तुम वहाँ पढ़ने जाते हो? यदि जाते हो तो हाँ, नहीं तो नहीं। तुम कहाँ पढ़ने जाते हो? तो तुम इसका जवाब यस या नो में नहीं देने वाले भाई, इसका जवाब तो वही दोगे ना जहाँ पे पढ़ने जाते हो। तो प्रश्न भी दो तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है यस या नो टाइप का, जिनकी शुरुआत आमतौर पर क्या फुल टाइप से, हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है यस या नो टाइप का, जिनकी शुरुआत होती है ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आपके, जैसे इज, एम, आर हो गया, डू, डज, डिड हो गया, हैज, हैव, हैड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह हो गए। तो जब इनसे वाक्यों की शुरुआत हो तो वो वाक्य होते हैं यस या नो टाइप के। और जो डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं उनकी शुरुआत डब्ल्यू एस फैमिली से होती है, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया। ये सारे शब्द आपको जो डब्ल्यू एस फैमिली से निकल कर आने वाले शब्द होते हैं, जब वाक्यों में सबसे शुरू में दिखाई दे जाते हैं, तो आप तुरंत जान लीजिए भैया ये WS टाइप का क्वेश्चन है और इनमें जवाब यस या नो में नहीं देना है, जो पूछा गया है उसी में देना है। तो ये रही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की बात कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं और दो तरह के होते हैं। तो भैया दोनों तरह के ही पैसिव बनाना हमको सीखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देख करके जाना है। यार आप लोग करते क्या ना कि वीडियो को ऐसे दबा दोगे, स्किप करके चले जाओगे। अरे भाई स्किप करने का मिलता है क्या? अगर स्किप करना हो तो यार नहीं आया करो, तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस कर देते हो, आपको लगता है सर अभी तो सिर्फ मार्कर पकड़े हैं, पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं। अरे भाई मैं कुछ बता तो रहा हूँ, आपको समझा तो रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको चीज़ों को समझना, ठीक है। बोर्ड पर तो कोई भी पढ़ाएगा, पर समझना आपके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एस या नो टाइप का, WH टाइप का, तो इन दोनों के अलग अलग टाइप्स के आपको पैसिव बनाने पड़ते हैं, रूल भी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यस या नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदलते हैं। एकदम फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मैं आपका आंसर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा क्या है, डू यू राइट अ लेसन। यहां पर देख लो क्वेश्चन लिखा हुआ है डू यू राइट अ लेसन। अब ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन से टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यस या नो टाइप के क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं आज, और इसके बाद हम WH का देखेंगे। तो पहले यस या नो टाइप को हम क्वेश्चन के जो होते हैं उनके पैसिव बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 सेंटेंसेस में मेरी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको सीखने आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, डू यू राइट अ लेसन, क्या तुम एक पाठ लिखते हो। ठीक है, तो इसको आप पैसिव में कैसे बदलोगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना भैया, इसको एक तरफ ऐसे छोड़ दीजिए, चलो तुम कुछ देर अकेले रहो। ठीक है ना, इसको बोलो चलो तुम कुछ देर अकेले रहो। अब ये जो वाक्य बच रहा है, देखो ये यस नो टाइप का बच रहा है क्या, नहीं नहीं, एकदम सिंपल है। कैसा हो गया, सिंपल हो गया। अब ये डू को हटा दिया। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, इसको भूल जाओ पहले है कौन, पहले इसी को हम बदल डालते हैं। ठीक है, इसको ये पुराना नियम लगेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, आ लेशन हो गया ना, देखो आलेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगनी नहीं है, इसी के स्थान पर हमें सहायक क्रिया लगाना है, क्योंकि हमें फिर से वाक्य इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना है भाई ना। ठीक है, तो क्या होगा, आलेशन। अब यहाँ पे क्या है, राइट लिखा है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, रिटन, फिर बाई, और ये सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट। तो यू नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है भाई। फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद समझ लेते हैं भैया, जिन वाक्यों में किसका प्रयोग हो, डू और डज का प्रयोग आपको देखने को मिले, तब सिंपल आप करना क्या ना, इज, एम अथवा आर में चेंज कर दोगे। मतलब जोन भी एक्टिव वॉइस में आपको ना डू डज दिख जाए ना, तो आंख मूंद के यार बदल दीजिए, किसमें, इज, एम, आर में बदल दीजिए। ठीक है, तो अब निर्भर करता है कि ये अपना सब्जेक्टवा का है, एक वचन वाला है एक द्विवचन वाला है। अगर सिंगुलर वाला है तो इज लग जाएगा, अगर प्लूरल वाला है तो आर लग जाएगा। अगर यहाँ पे आई है तो भैया 7 जन्म का रिश्ता एम का, वो तो कहीं उसको छोड़ के जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर है ना, तो ये डू को बदल डालिए, किसमें आप चेंज कर दोगे, इज में। किसमें बदल दोगे आप, इज में। इज आ लेटर रिटन बाई यू, बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। करना क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं छोड़नी है। अगर डू डज दिखता है तो इज, एम, आर करना। देखिए आपको 2 सेंटेंसेस बड़े बारीकी से ध्यान देने पड़ेंगे। एक तो पहला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट वाला। जहां पे डू डज दिख जाए उसको इज, एम, आर में बदल दीजिए, और जहां पे डिड दिख जाए तो उसको आप वॉज और वर में बदल दीजिए। बस इतना अच्छे से अपना ख्याल रखना है इस चीज का ना, कि जहां पर ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखती हैं, या डू डज हो गया तो इज, एम, आर में जाएगा, अगर डिड हुआ तो वॉज और वर में जाएगा। जैसे यहाँ पे डू दिखा तो डू अगर दिखा तो या तो इज में जाता है, एम या फिर आर में। ये तो निर्भर करता है कि भाई आपका जो आने वाला नया सब्जेक्ट है वो एक वचन का होगा कि बहुवचन का होगा। तो एक वचन का था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इज अ लेटर रिटन बाय यू। ये तो पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, डिड ही राइट अ लेटर। ठीक है ना, क्या वह एक पत्र लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए आपको मालूम चल गया ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। और जहां पे डिड तबाक से आप लगा दीजिए वॉज अथवा वर। अब ऐसे नहीं लगाना है वॉज अथवा वर, ये देखना है ना कि भैया किसके साथ लगेगा। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर का सिंगुलर प्लूरल होगा। ये आपकी ये जो ऑब्जेक्टिवा दिख रहा है, नया सब्जेक्ट बनेगा तब देखना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, आ लेटर रिटन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। देखो इतना क्लियर है। अब डिड को किस में बदल देना, आपको वॉज में चेंज कर दोगे। क्यों वॉज में चेंज कर दोगे, क्योंकि आ लेटर एक वचन का है। किसका है, एक वचन का है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, वॉज लिखा जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा क्या, वॉज सी कुकिंग फूड। वॉज सी कुकिंग फूड। अब देखो ये कौन सा टेंस है भैया, देखो कौन सा टेंस है, आईएनजी लगा है ना, आईएनजी लगा है और यहाँ पे वॉज भी लगा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस वाला है। कौन से कंटिन्यूअस वाला है, पास्ट कंटिन्यूअस वाला है। यदि आपको एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो आपको करना क्या है, उस वॉज वर्ब के बाद उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बदलने से पहले सिंपली आप क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग कर दोगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो। यहाँ पे हुआ क्या है, आप क्या करोगे, वॉज लिखना है तो वर्ब लिखना है, सी है वॉज आया, फूड एक वचन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉज ही आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फूड आपको सब्जेक्ट है, यहां पे आपने फूड को सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कब करोगे, सब्जेक्ट के बाद करोगे। वॉज फूड बीइंग
कुकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड होती है भाई, ठीक है। उसके बाद बाई लगेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, ठीक है। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी वाक्य इंट्रोगेटिव हो और वो कंटिन्यूअस का हो, और वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, नियम एक जैसे ही लगते हैं, बशर्ते हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ यहाँ पर, लेकिन बीइंग का प्रयोग हुआ यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको पहले नहीं लिख सकते हो कि वॉज बीइंग फूड कुक्ड बाय हर, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर होगा, ये सही है। आपको इसी को रटना है, इसी को समझना है, इसी को आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए ये आखिरी वाला, आप एक चीज को नोट करके रखिए, जिन वाक्यों में हैज दिखे, हैव दिखे और हैड दिखे, या यूं बोले कि वो परफेक्ट टेंस का हो, किसका हो? वो परफेक्ट का हो, तो उसमें एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? बीन आती है। क्या आती है? बीन। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं हम हैड आ बुक बीन, अब क्या होगा यहां पे? रिटन बाई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, ठीक है। समझ लीजिए, जिन वाक्यों में आपको हैड दिखता है, हैज दिखता है, हैव दिखता है, बिल अथवा सेल हैव दिखता है भाई, ठीक है। आपको करना क्या है यहां पे? इन सब के बाद आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। जितने भी परफेक्ट वाले सब में क्या लगाना है? बीन लगाना है। जितने भी कंटिन्यूअस वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग लगाना है, ठीक है। और जो आपको अफर्मेटिव वाक्य दिखते हैं, जैसे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा यस या यस दिखे तब आपको इज एम आर, अगर डू डज दिखे तब इज एम आर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो वॉज वर, अगर डिड दिखे तो वॉज वर, है ना सन? चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। आशा करते हैं कि ये यस या नो टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम जो WS टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम एक्टिव से ना पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम WS टाइप के क्वेश्चन को। ये रहे कुछ WS टाइप के क्वेश्चन, इनको हम समझ लेते हैं। बहुत कठिन नहीं है भाई, यदि आप पढ़ लेते हो ना तो कठिन वैसे भी कुछ नहीं रह जाती है। अगर चीजें समझ में आने लगती है ना तो वैसे भी भैया सारी चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। और यस या नो टाइप के क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। WH में कुछ ज्यादा नहीं है, बशर्ते आपको करना क्या ना, अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, दोबारा कहीं आपको घूमना नहीं पड़ेगा, किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, बस एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद निकालिएगा बुक आप अपनी और लगाते रहिएगा एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज। भैया चीजें समझ में आ गई तो एक्सरसाइज करने में मजा भी आता है, ठीक है। तो चलिए कुछ देखते हैं WS टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, ये तो उससे भी मुझे आसान लगते हैं बताने में भाई। चलिए एक एक करके उसको हटाते चलो। जो WH शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है आपको। जो भी WH शब्द दिख रहा है भैया उसको क्या करोगे ना, उतार दोगे। ये जैसा है ना, इसको इसी की स्थिति में क्या कर देना, आपको उतार देना है। अब जब हमने इसको उतार दिया, अब देखो वाक्य यहां से जो वहां तक बचा वो कौन से टाइप का बचा? यस ये नो टाइप का बचा। कौन से टाइप का बचा? यस या नो टाइप का बचा। अब यस या नो टाइप वाला मैंने अभी जस्ट ही पढ़ाया, ठीक है। वही नियम तो इसमें लगा दीजिए, WH को फेंक दीजिए, एक तरफ हटा दी। कहने का मतलब वो जैसा बेचारा बोला भैया हमको रहने दीजिए, हम जैसे हमें रहने दीजिए, मुझे परेशान मत करिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब जहां पे डू डज दिखा मैंने बोला इज एम आर आएगा, डिड दिखा वो वॉज वर आएगा। आपको करना क्या है, यहां पे एक चेंजेस करने हैं। किस टाइप का चेंज करना है बताता हूं आपको मैं। यहां पे आपने क्या लिख दिया, व्हाई लिख दिया। अब डू के स्थान पे या डज के स्थान पे इज एम आर आएगा, लेकिन निर्भर करता है ये सब्जेक्ट जो यहां आएगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल, लेकिन ये तो सिंगुलर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, व्हाई इज आ लेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्हाई इज आ लेटर। अब थर्ड फॉर्म लगानी है किसकी, इस वर्बवा की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। क्या होगा, रिटन। उसके बाद लगेगा बाई, उसके बाद आएगा इस नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस। तो इत्तेफाक से दोनों की केसें एक ही होती हैं, तो हो जाएगा यू। बन गया ना, कुछ कठिन नहीं यार। इसमें करना क्या ना आपको कि ये जो WH दिख रहा है इसको एज इट इज उतारोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देखना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है तो ज्यादा ध्यान वहीं पर देना पड़ता है, नहीं तो अदर टेंसेज के होते हैं तो जो जैसे दिखता है उतार देते हैं। वो निर्भर करता है कि आपकी सब्जेक्ट आने वाला सिंगुलर होगा कि प्लूरल, उसको देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो डू डज दिखा या डू दिखा तो आपने इज एम आर में से कोई एक लगाया, और इज एम आर में से कोई एक क्यों लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट हमें देखना पड़ता है। तो ये सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। आप उसके बाद क्या हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म में बदली, थर्ड फॉर्म में। भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है, वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, उसके बाद बाई का प्रयोग होता है। आपको पता ही होगा ना इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तैयार है। दूसरा वाला देखो आप आसानी से बना लोगे। व्हाई, अब हैव दिख रहा है ना, तो हैव उतारे या ना उतारे देखना होगा कि जो आने वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि नहीं, क्योंकि हैज भी लगता है इसमें, ठीक है। तो हैज होगा, क्यों, क्योंकि जो द मिरर है वो एक वचन वाला है। व्हाई हैज द मिरर, ठीक है, व्हाई हैज द मिरर। अब क्या होगा, हैज हैव लगा है, तो जिन वाक्यों में हैज हैव लगे वहां पर भैया बीन का प्रयोग आप आंख मूंद कर दीजिए। जितने भी परफेक्ट वाले टेंस दिखते हैं वहां पर सहायक क्रिया के साथ पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग होता ही होता है। तो यहां पे क्या होगा, व्हाई हैज द मिरर बीन, और ब्रोकन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी हाँ ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म है ये है यार। यहाँ पे तो आपको टेंस में पहले से दिखता है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हेरने की यानी कि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोकन। अब क्या होगा, बाई का प्रयोग करोगे, अब ये जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा यू, फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये व्हाई उतारा गया, हैव के स्थान पे हैज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आया। बीन क्यों आया, क्योंकि भैया जब हम एक्टिव वॉइस की वर्ब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में है, तो जब उसको हम चेंज करते हैं तो हैव बीन अथवा हैज बीन में कर देते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, बीन आ गया। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस लगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही बीन का प्रयोग करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, तो आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बीन का प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें नहीं करोगे। नेक्स्ट देखें क्या लिखा, व्हाई डिड ही। अब देख लो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, यहां पे ऑब्जेक्ट वे नहीं है भैया, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा, यही आपको उठाकर ला देना। यहां पे क्या होगा, व्हाई, अब डिड तो बदलेगा वॉज वर्ब में, किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। अब यहाँ पे क्या लिखना है भाई, देख लो इसको चेंज, इस वाले वाक्य को देखो, यहाँ पे व्हाई को तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, वॉज लगा देना है। व्हाई वॉज ब्रोकन, ब्रेक का क्या होता है, ब्रोकन बाई हिम, ये आसानी से आपका बन गया। अब आखिरी वाला सेंटेंस देखते हैं। आखिरी वाले में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो मॉडल होते हैं या फिर विल शैल होते हैं, इनके बाद क्या लगता है, बी का प्रयोग होता है। बी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि कभी भी मॉडल अपने तुरंत बाद भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं लेती हैं, इसलिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए मॉडल के तुरंत बाद बी का प्रयोग होता है। तो चलो देखते हैं कैसे चेंज होगा। व्हेन, ठीक, बिल तो बिल ही लिखा जाएगा भाई, यहां पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हेन बिल माई पेन बी रिटर्न्ड बाई, फिर से यहां पे यू लिखा जाएगा, फिर से क्वेश्चन मार्क। देखा आपने, व्हेन को व्हेन लिखा, बिल का बिल लिखा जाए, क्योंकि माई पेन थर्ड पर्सन है। वैसे भी आपको पता है बिल का यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं यार। बिल का इस्तेमाल, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, फिर बिल के बाद मैंने बोला बी का प्रयोग होगा, तो आप इसके बाद किसका प्रयोग करोगे, बी का, और इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड बार, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, फिर बाई ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं ना कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भाई कमेंट सेक्शन पूरा खाली रहता है, आप लोगों के लिए तो खाली रहता है, उसमें मुझे थोड़ी दौड़ लगानी, आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। आप आइए पूछिए, मैं वहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही साथ कमेंट नहीं रुकना चाहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका आपका सैल्यूट है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।